वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की एक और वीडियो में स्वागत है आपका। आज फिर हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। तो दो वीडियो में आपको 200 MCQ की प्रैक्टिस करा चुका हूँ। आज हम लोग आगे इसको देखेंगे। चलिए अपने पहले लेक्चर मतलब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार ग्रुप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी? तो ये है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो सैडल पीक है, अगर पूछ ले कहाँ पे है ये, तो नॉर्थ अंडमान में है। ठीक है, नॉर्थ अंडमान में या उत्तरी अंडमान में है ये। ठीक है, इसको याद रखना। अगला सवाल, 10 डिग्री चैनल कहाँ पे? भाई 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान से निकोबार को, अंडमान म्यांमार को, इंडिया श्रीलंका को या लक्षद्वीप मालदीव को? बहुत ही आसान है, अंडमान निकोबार के बीच में पड़ता है। और 10 डिग्री चैनल भी पड़ेगा। लिटिल अंडमान, अगर और डिटेल में पूछ ले तो लिटिल अंडमान है, बीच में 10 डिग्री चैनल और इधर निकोबार है ना। निकोबार को अंडमान से अलग करता है। ठीक। बैरन आइलैंड कहाँ पे? भाई बैरन आइलैंड बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी या चाइना सी? तो ये मैप देखो आप, बैरन आइलैंड कहाँ दिख रहा है? बे ऑफ बंगाल में। और नारकोंडम आइलैंड भी, ये भी याद रखना है, ये दोनों वॉल्केनो है ना, क्योंकि दोनों ही बंगाल की खाड़ी में है। तो बैरन आइलैंड बे ऑफ बंगाल हो गया। इसके बाद नदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, यानी भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको किस नाम से और जानते हो आप? कोंकण कोस्ट कहते हैं हम इसको, है ना। क्या बोलते हैं? जो नदर्न पार्ट है वेस्टर्न कोस्ट का, कोंकण कोस्ट। तो ये मैप देख लो, इसको याद कर लेना। ये देखो आपको दिख रहा है ना, महाराष्ट्र का ये कर्नाटक तक ये कोंकण कोस्ट होता है। ये तो काठियावाड़ रीजन है, ये कच्छ रीजन है। मालाबार कोस्ट ये केरल और थोड़ा सा तमिलनाडु का आ जाता है एरिया, ये मालाबार कोस्ट। ठीक है, बेसिकली केरल में आएगा। कोरमंडल कोस्ट आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु की टिप में आता है कोरमंडल कोस्ट। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा ये नदर्न सर्कल्स में आ जाता है। और उड़ीसा से वेस्ट बंगाल तक ये उत्कल प्लेन में आ जाता है। ठीक है, और केप कॉमरिन आपको पता ही है, ये केप कॉमरिन है। तो इसका आंसर कोंकण हो जाएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉल्केनिक आइलैंड? लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या बैरन आइलैंड? तो अभी बताया ना, बैरन आइलैंड। ऐसे घुमा के भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा आइलैंड पड़ता है, ये आपको बताना है। तो बहुत आसान, और आप घूमते भी होंगे, मतलब गए हो शायद यहाँ, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम। द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड इन इंडिया, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप इनमें से कौन है? सेल्सेट आइलैंड। कौन सा आइलैंड? सेल्सेट आइलैंड। अब ये सेल्सेट आइलैंड वही है, बॉम्बे वाला है ना, बॉम्बे का सेल्सेट आइलैंड। ठीक है, तो इसकी सबसे घनी आबादी है यहाँ। कोरी क्रीक कहाँ पे पड़ता है? कोरी क्रीक, जिससे पाकिस्तान को लेके विवाद भी हमारा चल रहा है, कोरी क्रीक के लेके। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलता है रन ऑफ कच्छ में। कहाँ पे है कोरी क्रीक? रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, क्रीक। फिर कह रहा है इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? छत्तीसगढ़ प्लेन, झारखंड छोटा नागपुर, महाराष्ट्र रेन शेडो रीजन, आंध्र प्रदेश मालनट। तो कौन सा सही मैच नहीं कर रहा, बताइए भैया। तो यहाँ पे देखिए, जो मालनट है ना, वो आंध्र प्रदेश में नहीं होगी। ये कहाँ पे? कर्नाटक में, हिली रीजन है ना, टूरिस्ट प्लेस है मालनट, ये कर्नाटका में पड़ेगा में इसलिए। अगला कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग टाउन लाइन इन द नेशनल कैपिटल रीजन? एनसीआर में कौन कौन सी एरिया आते हैं, ये आपको बताना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है आपसे। तो कौन कौन से एरिया आते हैं? एक तो खुर्जा आ जाएगा, करनाल और रोहतक, ये तीनों आएंगे, अंबाला नहीं आएगा। देखो एक बार ये मैप देख लो। उत्तर प्रदेश में एनसीआर के कौन कौन आता है? बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, है ना। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा के आप देख सकते हो, करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, झज्जर है, गुरुग्राम है, और फरीदाबाद है, पालवाल है, मेवात है, रेवाड़ी है, और महेंद्रगढ़ है, भिवानी और जिंद है, रोहतक, है ना। ये आ जाते हैं आपके किसके? हरियाणा के। और राजस्थान के सिर्फ 2 जिले हैं, भरतपुर और अलवर, जो एनसीआर में आते हैं। भरतपुर, अलवर, ये राजस्थान के। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। फिर नेशनल कैपिटल रीजन डज नॉट इंक्लूड पार्ट ऑफ, तो अभी देखो बता दिए ना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कौन नहीं आएगा एनसीआर में? पंजाब नहीं आएगा भाई एनसीआर में।
अगले में कह रहे हैं कौन सा सही है ये बताना है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है, क्या ये सही है? तो ठीक है भाई, मध्य प्रदेश आपको पता होगा, अगर इधर आपका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 5 राज्यों से शेयर करता है मध्य प्रदेश बॉर्डर, ठीक है ये। भोपाल इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं, साउथ में आता है। जम्मू कश्मीर डज नॉट टच द बाउंड्री ऑफ पंजाब, गलत है। अरुणाचल प्रदेश डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क, ये भी गलत है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है ना? कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें 30% एरिया आ जाता है? तो राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र, ठीक है। और ये पहले पे है एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा, दूसरे पे एमपी, तीसरे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश आ जाता है, ठीक है। इसको याद रख सकते हो आप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुस्थल के लिए सही होगा, ये बताना है आपको। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, यानी इंक्रीज इन नेट शोन एरिया हैज एडवर्सली अफेक्टेड द कवरेज ऑफ ग्रेजिंग लैंड। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? चारों ठीक हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? विच स्टेट इन द कंट्री हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में जिले होंगे? तो उत्तरी प्रदेश में है भाई, 75 जिले। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? सबसे ज़्यादा 75 जिले हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट इज टच बाय। तो सोनभद्र कितने जिलों को टच करता है भाई? तो देखिए सोनभद्र एक तो एमपी को कर लेगा टच, छत्तीसगढ़ को भी करता है, झारखंड को भी करता है और बिहार को करता है। 4 राज्यों को करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला 217 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट बॉर्डर द स्टेट ऑफ तेलंगाना। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो कौन सा इनमें से एक तेलंगाना की सीमा बनाएगा? आंध्र प्रदेश बनाता है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है। याद रखना, अगर मैप नहीं देखोगे तो ये सवाल नहीं कर पाओगे। तो मैप बेस्ड सवाल करने के लिए मैप को माशूका की तरह मैंने बोला ना, निहारिए। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। त्रिपुरा अगरतला, मणिपुर अजावल, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। तो ये राजधानियाँ हैं। मणिपुर की क्या है? इम्फाल, ठीक है। मणिपुर की क्या है? इम्फाल हो जाएगी। तो याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा यहाँ पे। आपको अब लग रहा होगा कि यार जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आ रहा है आप सब कुछ भूल रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा। ये सबके साथ होता है ना, जो आरओ बन चुका है, पीसीएस बन चुका है, उसको भी ये फील होता था और जो बनेगा उसको भी यही फील होता है, क्योंकि जीएस जो है वो कभी कवर नहीं की जा सकती है, अथाह है जीएस, ठीक। हमेशा कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि उनको क्या कवर करना है, उनको सिर्फ कट ऑफ जो है उस पर फोकस करना है। पूरे आरओ में जो 200 सवाल आएंगे, 200 में 200 सवाल जो है ना भगवान भी नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि गलत पूछ लेगा। तो इसलिए आप ये मत सोचा करिए कि आपको सब करना है, आप सिर्फ अपने कट ऑफ को लेके चलिए। और कट ऑफ मैं बता दूंगा बहुत सेफ रहेगा। अगर आप जीएस में 75 तक सवाल भी कर रहे हैं ना और हिंदी में 55 कर रहे हैं तो ये सेफ रहेगा। अब इन 75 को कैटेगराइज कर लीजिए, करंट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, मिसलेनियस है, साइंस है और आपका यूपी जीके है। क्योंकि किसी से भी कुछ भी इस टाइम देख रहे हो आयोग उठा उठा के पूछ रहा है। मेन है बस रिवीजन लगातार आप करते रहिए, रिवीजन। आपको लगेगा यार बार बार मैं बोर हो रहा हूँ, पर नहीं, रिवीजन करिए और रिवीजन को अपने लगातार बढ़ाते रहिए। फास्ट रिवीजन अब करिए, कोशिश करिए 3 घंटे एंशिएंट उठाए, 3 घंटे में एंशिएंट को खत्म कर लीजिए, क्योंकि हज़ारों बार पढ़ चुके हो। फटाफट से स्पीड में चीज़ों को करना है आपको, ठीक है। तो घबराइए मत, अपने पे भरोसा रखिए, लगातार रिवीजन करते रहिए, आरओ आप बनोगे आराम से, ठीक है। अब फिर से ये स्टेट और कैपिटल है नॉर्थ ईस्ट के, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। अब ये तो आपको पता ही होगा, नहीं तो बहुत बड़े भारतीय बने और नॉर्थ ईस्ट की राजधानी ही नहीं याद है, बताओ, है ना। तो ऐसा मत हो करो भाई, ऐसा मत करो मेरी जान। चलो असम का दिसपुर हो जाएगा, असम का क्या होता है? दिसपुर हो जाएगा। नागालैंड का कोहिमा हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। मेघालय का शिलोंग। मेघालय में भैया, मेघालय नाम सुनते ही सोनम याद आ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी होगी? तो भारत में सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी दिल्ली होगी, ठीक है। इनमें से टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी लाई डिवाइडेड इन द स्टेट। तो ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जो पुडुचेरी हो कितने राज्यों में पड़ेगी? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। अब केरल में जो समझिए रीज़न है, मतलब केरल में पुडुचेरी का माहे एरिया है, ठीक। केरल में क्या है? माहे एरिया।
और तमिलनाडु में तो पुडुचेरी और कराईकाल है। पुडुचेरी है और कराईकाल जो है ये तमिलनाडु में। पुडुचेरी कराईकाल तमिलनाडु में, माहे केरल में। अब बच गया यनम, ये आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यनम एरिया आंध्र प्रदेश, केरल में माहे, तमिलनाडु में पुडुचेरी कराईकाल। ठीक है, अगला कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग रेशियल ग्रुप इज फाउंड इन हिली एंड फॉरेस्टेड एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में कौन सा एक प्रजाति समूह पाया जाता है इसमें से? तो ये है, देखिए मोंगोलॉइड्स है ना, जो प्रजाति समूह पाया जाता है ना उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में, मोंगोलॉइड्स है। फिर कह रहा है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ट्राइब से कौन सी जो जनजाति भारत की वो संबंधित है? तो अगर ऐसा पूछेगा तो संथल ट्राइब बताओगे आपकी। कौन सी ट्राइब? संथल ट्राइब बताओगे। इससे पहले मैंने आपको बताया तो ट्राइब कहाँ पाई जाती है। आप सिर्फ मुझे राज्य बता दो, संथल ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाती है। अभी बेहद आसान सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ट्राइब ऑब्जर्व दीपावली एज अ सैड डे। तो यह है थारू ट्राइब, जो दीपावली के दिन रोती है। ठीक है, फिर कह रहा है ऋतु प्रवास किया करते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास कब करते हैं, कब प्रैक्टिस होती है? ट्रांसहुमेंस इज प्रैक्टिस्ड बाय, कौन सी जनजाति करती है इसको ऋतु प्रवास प्रैक्टिस? तो ये भूतिया ट्राइब करती है। कौन सी ट्राइब करती है? भूतिया ट्राइब। लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी इंडिया की? भाई भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी होगी? तो इस सवाल में ना बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है भील और गोंड्स में, है ना। कारण क्या है? क्योंकि 2011 की जो जनगणना थी उसमें भील ट्राइब थी और प्रेजेंट में क्या हो गई है, गोंड सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर 2011 से पूछेगा तो आप भील बताना, ऐसे गोंड बताना। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। टोडा ट्राइब कहाँ रहती है? तो ये बता चुका, टोडा ट्राइब तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे स्टेट नहीं पूछ रहा है, पहाड़ियाँ पूछ रहा है। अगर पहाड़ियाँ पूछेगा तो आप किस पे टिक करोगे? तो आप करोगे नीलगिरी हिल्स पे। ठीक है, टोडा ट्राइब नीलगिरी हिल्स। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब प्रैक्टिस पॉलिंड्री, कौन सी जनजाति पॉलिंड्री परफॉर्म करती है? तो यही टोडा ट्राइब है। कौन सी? टोडा जनजाति जो है पॉलिंड्री परफॉर्म करती है। अब पॉलिंड्री मतलब हिंदी में आपको दिख ही रहा, बहुपति है ना, जो एक से ज़्यादा पति होते हैं जिनके। ठीक है, चलो। वन ऑफ द ट्राइब विच सेलिब्रेट सरहुल फेस्टिवल, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्यौहार मनाने वाली कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति है। कौन सी जनजाति है? मुंडा जनजाति है। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। बिहू जो डांस असम में होता है, ओनम त्यौहार आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। तो बहुत ही आसान है। ओनम जो है ये केरल में होता है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ओनम कहाँ होता है? केरल में होता है। ठीक है, फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, है ना। ये स्टेट है और उनकी मेन लैंग्वेजेज है। जैसे सबसे पहले कह रहे हैं गोवा की कोंकणी, मेघालय की खासी, नागालैंड की अंगामी और सिक्किम की तिब्बतन। तो देखिए यहाँ पे ये गलत है। सिक्किम की जो मेन लैंग्वेज है ना वो नेपाली है। कौन सी है? नेपाली है सिक्किम की मेन लैंग्वेज। अगला देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडिया प्रैक्टिस पॉलिंड्री, यानी बहुपति विवाह कौन कौन सी जनजातियाँ करती हैं भाई? तो एक तो जौनसारी ट्राइब है और एक ये टोडा ट्राइब है। जौनसारी और टोडा ट्राइब ये बहुपति विवाह करती हैं। अब पता है इन्हीं में बहुपति विवाहों में डाल देना चाहिए सोनम जैसे लोगों को, है ना, जिनको भैया बहुपति कर लो, भैया ट्राइब बन जाओ। जाके मेघालय गए थे, वहीं जंगलों में भैया बच जाओ ट्राइबों के साथ। वो जिसको बेचारे की हत्या कर दी उसको भी रख लेते, आपके लवर को भी साथ में रखते आराम से, है ना। तो ये ट्राइबल कल्चर इससे अच्छा तो इनका है, बेचारे आराम से कंसाइन से देखिए रहते हैं। ये लोग देखो क्या कर रहे हैं, पूरे समाज में गंदगी फैलाती है। तो जौनसारी और टोडा फिलहाल पॉलिंड्री करते हैं, जौनसारी और टोडास। अब ये ट्राइब है और ये रीजन है। कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये आपको बताना होगा। भूमा, भोतिया, टोडा और सेंटनलीज। तो भूमला ट्राइब कहाँ पाई जाती है? झारखंड में पाई जाएगी भूमला ट्राइब। भोतिया ट्राइब सिक्किम में पाई जाएगी भोतिया ट्राइब। टोडा तमिलनाडु हो गया, सेंटनलीज अंडमान निकोबार हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, भूमला झारखंड, भोतिया सिक्किम, टोडा तमिलनाडु, नीलगिरी सेंटिनल्स अंडमान निकोबार आइलैंड। अब फिर से देखो ये ट्राइब को मैच करनी है। तो टोडा ट्राइब अभी बताया ना तमिलनाडु। ए में 3 कहाँ दिख रहा है? 2 जगह, यानी ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। गारो, गारो खासी जयंतिया 3 ट्राइब मेघालय में पाई जाती हैं, डी का 2, यानी ये ऑप्शन हो गया। लेपचा ट्राइब कहाँ पाई जाएगी? सिक्किम में हो गया आपका। बिरहोर झारखंड हो गया। ठीक है, तो इन्हीं ट्राइब्स को अगर आप कर लोगे ना जो मैं करा रहा हूँ तो आराम से आप सवाल कर ले जाओगे। ठीक है, चलो। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया? भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है भाई? किस आधार पे हम निर्धारित करते हैं? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास, कल्चरल स्पेसिफिकेशन एंड डिफरेंट हैबिटेशन, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट यानी भाषा और बोली,
डिफरेंस इन सोशल कस्टम, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, और इकोनॉमिक स्टेटस। तो देखिए इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे तो करेंगे नहीं, सामाजिक रीति रिवाज तो ऐसे बहुत लोगों के अलग, मुस्लिमों के अलग है, बौद्ध के अलग है, सिख के अलग है, उस पर भी नहीं करते हैं। भाषा बोली तो हर 20 किलोमीटर पे भारत में बदल जाती है। सांस्कृतिक विशेषीकरण, और मेन चीज़ है विभिन्न आवास। जितने ट्राइब है ना वो सब जंगलों में ही रहते हैं, उनका जो हैबिटेशन है वो अलग है। तो ये होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट। मोस्ट प्रोटो ट्राइब ऑफ इंडिया, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति, जो सबसे पुरानी जनजाति प्रोटो ट्राइब है, वो किसको माना जाता है मोस्ट प्रोटो ट्राइब? तो ये हम मानते हैं जारवास ट्राइब को। किसको? जारवा ट्राइब को मानते हैं। और ये जारवा ट्राइब कहाँ पाई जाएंगी? अंडमान निकोबार में पाई जाएंगी। बहुत पुरानी है, मतलब बहुत 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 ज़्यादा पुरानी है। आबादी भी अब इनकी 200 से 300 के आसपास बची होगी। झूमिंग का कल्टीवेशन कौन करता है? झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय, तो झूमिंग करते हैं खासी, है ना, गारो खासी जनता मेघालय में। अब ये फिर से जनजाति है, देखिए इन्हीं में से जनजातियां मिल जाएंगी, इतना श्योर है आपसे। गद्दी, टोडा, खासी, नागा। तो टोडा तो अब तक रट गया होगा, टोडा तमिलनाडु में है। तो बी में 4 कहाँ दिख रहा है? ये। तो अगर कई बार क्या होता है ना, अगर आपको एक भी याद है तो आपका काम बन जाता है। इसलिए सब नहीं पढ़ना होता है, कुछ पढ़ के प्रैक्टिस करना होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। लगातार बस अब आप जो पढ़ रहे हो ना, रिवीजन करो और टेस्ट लगाओ और PYQs देखो, बस हो जाएगा। सबके चक्कर में मत रहो कि पूरी ज्योग्राफी की मोटी मोटी बुक ले आए, हिस्ट्री की मोटी मोटी बुक ले आए, साइंस की पूरी NCERT पढ़ने में लगे, कुछ नहीं होगा भैया। ज्ञानी बन जाओ बस, शिक्षक बने घूमना हमारी तरह, है ना। पेपर निकालना है, सेलेक्टिव हो जाओ। अब क्या है, अब कई बार मैं भी सोचता हूँ, अब क्या लॉ चल रहा है एक्चुअली में, 4th सेमेस्टर मेरा, अब उसका पेपर लगा हुआ जुलाई में अभी, तो लॉ चल रहा है। अब पेपर आता है तो लॉ का करो, उधर कुछ घर के व्यापार है उनको करो, यहाँ भी पढ़ाओ, तो फिर इतनी उलझनों में यहाँ फंस जाऊँगा ना। शादी होने के बाद बच्चे अच्छे हो गए, फिर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हो गए, या तो फिर साल भर सब कुछ छोड़ के फिर तैयारी करो। अब इतना चीज़ें बताएं कि हाँ इतना इतना करोगे, जिस हिसाब से हम बताएंगे, अगर आप उतना पढ़ेंगे, साल भर खुद को देंगे, 1 साल, और 1 साल आप 6 घंटे देते हैं खुद को, 6 घंटे पूरे साल, एग्ज़ाम के पहले 1-2 महीने पहले 1-2 घंटे बढ़ाने पड़ते हैं, 5-6 घंटे अगर आप पढ़ते हैं इंक्लूडिंग संडे, तो आप SDM DSP ईजिली बन सकते हैं उत्तर प्रदेश में। इतना पोटेंशियल हो जाता है, मतलब 1 साल में आप इतना सब कवर कर लोगे। सेलेक्टिव होके पढ़ना है, तो जब भी आप तैयारी करने का सोचना है ना, अभी तो RO पे फोकस करो, एकदम रीस्टार्ट जब भी करना चाहना, 1 साल बस अपने आप को देना। जिस स्ट्रैटेजी से बताएंगे उस स्ट्रैटेजी से अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की फॉलो करोगे, आराम से आप पेपर निकाल सकते हो। चलो, फिर कह रहा बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे ही बांग्लादेश में गंगा प्रवेश करती है तो उसको पद्मा के नाम से जानते हैं हम। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से, है ना दोस्तों। इसलिए कहा जा रहा है बहुत आने वाला समय आप देख रहे हो, 2 ही चीज़ें चल रही हैं, या तो भैया भौकाल पावर होना चाहिए आपके पास, स्टेटस पावर नहीं होगा तो कहीं पूछ नहीं होगी। आजकल आप देखते हो ना, रिश्तेदार भी मकान देख के घर आते हैं, तो इसलिए भैया बहुत ज़रूरी है, कुछ भी करो ये 2 चीज़ें हासिल ज़रूर करना है। और जब पावर स्टेटस होगा तो ऑटोमेटिकली वैसा आएगा ही आएगा। तो इसलिए दुनियादारी छोड़ो, ये रील्स वील्स इनको देख के समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। जब भी आप खाली हो, कुछ ना करो, मैप उठा लो, मैप देखने में बहुत मज़ा आएगा आपको। मैप खोल लिया, मैप देखने लग गए ना, नॉर्थ अमेरिका का खोला मैप, पॉलिटिकल खोला, फिर फिजिकल खोल लिया, माउंटेन देख रहे हैं, रिवर देख रहे हैं, ऐसे करके देखो, है ना। नॉटी अमेरिका देखने से अच्छा है मैप वगैरह देखो, समझ रहे हो मेरी बात। चलो खैर आगे देखते हैं। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। द गंगा इज़ अ हाईली पोल्यूटेड रिवर। और जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं है भाई। वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो ना, राइन वगैरह, इधर ऐसा तो नहीं कि जो जितनी पवित्र होगी उतना पोल्यूटेड हो जाएगा। गंगा प्रदूषित है, ये सही है, ये गलत हो जाएगा, यानी C ऑप्शन होना चाहिए 240 का। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा ये मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में, तो बन जाती है गंगा, ठीक है, देवप्रयाग में बन जाएगी। पंचप्रयाग में आपको बता चुका हूँ, ये अलकनंदा है। अलकनंदा में जब मिलती है कौन सी गंगा? धौली गंगा, तो विष्णु प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा विष्णु प्रयाग के बाद आते हैं, वही विष्णु जी किसके बेटे थे? नंद के, है ना, नंद के घर आनंद भयो, तो नंद प्रयाग दोबारा आता है। नंद में कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। फिर कर्णप्रयाग आ जाता है यहाँ पे, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है भाई? पिंडार गंगा मिलती है, पिंडार गंगा। और उसके बाद यहाँ केदारनाथ से मंदाकिनी मिलती है यहाँ पे, तो रुद्रप्रयाग बन जाएगा, फिर देवप्रयाग, है ना। तो ये 5 प्रयाग जरूर याद रखना। यमुना बिकम अ डेड रिवर बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। दिल्ली और आगरा के मध्य यमुना जो है वो मृत हो जाती। कारण यमुना असत वाहिनी है, यमुना इज नॉन परीनियल। ये तो गलत है भाई, यमुना एक परीनियल नदी है ना, ग्लेशियर से ही निकलती है। 24/7 पानी 365 डेज रहता है इसमें। अभी हम लोग यमुनोत्री गए थे, मतलब मैं गया था अभी, वही कब गया था, 18 मई को मैं यमुनोत्री में था। इतना मतलब
यमुनोत्री से यमुना निकलती कंचन एकदम, मतलब हाथ लगा दो तो एकदम ठंडा पानी और स्वच्छ एकदम। अब देखो वो दिल्ली तक आते आते कैसी गंद हो जाती है पूरी। बहुत प्यारी नदी, बहुत सुकून वाला एरिया। तो ये है फिलहाल पहला सही है, ये गलत हो जाएगा भाई, यमुना तो पीरियड नदी है ना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन या रामगंगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो तो। रामगंगा अगर पता हो, ये गंगा में मिलती है। रामगंगा कहाँ मिलती है? गंगा में। और गंगा में कहाँ पे मिलती है रामगंगा? कन्नौज में मिलती है ना। कन्नौज जो है ना, वहाँ पे मिलती है। और बेतवा की बात करें, बेतवा तो यमुना में मिलती है, हमीरपुर में। हमीरपुर जो है यहाँ पे यमुना में मिल जाती है बेतवा नदी। और जो चंबल है, चंबल नदी जो है इटावा में मिलती है। कहाँ पे? इटावा में यमुना में मिल जाती है। केन नदी की बात करें, ये यमुना में बांदा में मिलती है ना, बांदा जिले में। तो याद रखना, बेतवा हमीरपुर, चंबल इटावा, केन बांदा, रामगंगा गंगा में, कन्नौज। अगला, कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इज? ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ है, कौन कौन से राज्यों में है? तो कहाँ होगा भाई? तिब्बत, बांग्लादेश, इंडिया। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, है ना? रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र गंगा, तापी ब्यास, ब्रह्मपुत्र इंदस, इंदस और गंगा। काफ़ी क्लोज ऑप्शन है, कंफ्यूज हो सकते हो आप इसमें। देखो, ब्रह्मपुत्र और इंदस है ना, ये दोनों ही का सोर्स जो है वो एक ही है। कहाँ पे? कैलाश मानसरोवर, कैलाश कह रहा, जो मानसरोवर के पास है, मतलब लेक मानसरोवर जो है कैलाश माउंटेन रेंज के पास, वहीं से दोनों ही निकल रहे हैं दुम्बोस बेसिकली। ठीक है, तो ये हो जाए, क्योंकि गंगा गंगोत्री से निकलती है, क्योंकि तापी तो आप देखेंगे सतपुरा रेंज से निकलती है ना, और ब्यास रोहतांग पास से निकलती है, बहुत ही अलग है। अगला, द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा? पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्स विथ हाई स्पीड ओवर हार्ड रॉक। यानी ये जो इधर नदी बहती है ना, वो जो है हार्ड पत्थरों से गुजरती हैं, डेल्टा नहीं, ईश्वरे बनाती है। यही कारण है, ठीक है, क्योंकि तोड़ नहीं पाती पत्थरों को, हार्ड रॉक है। तो पहला सही है, ये उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। अगला कह रहा है कि ऑल मेजर रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, नर्मदा तापी फ्लो इनटू अरेबियन सी। यानी सारी नदियां जो हैं वो इस तरह बहती हैं बे ऑफ बंगाल में, नर्मदा तापी जो है वो इधर अरेबियन सी में बहती है। ठीक बात है। कारण, नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली। नर्मदा तापी रिफ्ट वैली में बहती हैं, इसलिए ऐसा है क्या? तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। ए एंड डी एंड आर इज एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। क्यों रिफ्ट वैली में बहती हैं, किन नदियों के बीच में बहती हैं भाई? अगर ये पूछेगा तो सतपुरा और विंध्यास इसके बीच में। ठीक है, विंध्यास सतपुरा, मतलब ऊपर विंध्या है, नीचे सतपुरा, फिर नर्मदा बहती है। नर्मदा फॉर्म अ डेल्टा एट इट्स माउथ, इट फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और वह भ्रंश घाटी में बहती है। तो अभी बताया ना कि डेल्टा वेल्टा कहाँ बना रही है, ये गलत है। इस तरफ बहने वाली जो नदियाँ वो डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा, तापी, माही, लूनी। पर हाँ, रिफ्ट वैली में बहती है, क्योंकि विंध्यास है और नीचे सतपुरा है, बीच में नर्मदा बहती है। ठीक है, तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कह रहा है? अमरकंटक से दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो आसान है, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। ताप्ती अभी मैंने आपको बताया था सतपुरा रेंज से निकलती है, एमपी में। ताप्ती कहाँ से निकलती है? सतपुरा रेंज से। और महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है भाई। दामोदर छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है ना। फिर कह रहा है विच रिवर फ्लो थ्रू अ रिफ्ट और फॉल्ट? तो अभी बताया ना, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से बहती है ना, नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, दो माउंटेन रेंज के बीच? श्रावती, नर्मदा, माही, साबरमती। तो अभी बताया नर्मदा हो जाएगा आपका। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू अरेबियन सी? अब इधर अरेबियन सागर या अरब सी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं भाई? तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी और ताप्ती। तो ताप्ती नदी हो जाएगी। ठीक है। फिर कह रहा है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो गोदावरी, ताप्ती, कावेरी, कंबम। पश्चिमी घाट से कौन नहीं निकलेगी? तो बहुत ही आसान हो गया, अभी बताया ना, ताप्ती। ये सतपुरा रेंज एमपी से निकलती है भाई। ठीक है। कमेंट बॉक्स में गोदावरी का क्या सोर्स बता सकते हो आप? कावेरी का, कंबम का,
चलो मैं ही बता देता हूँ। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में। कावेरी कहाँ से निकलती है? कावेरी ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी रेंज है ना, ये त्र्यंबकेश्वर से, ये ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटक। अगला देख लेते हैं। कावेरी नदी का उद्गम अभी बताया ना, ब्रह्मगिरी हिल से होता है, कर्नाटक से। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ? दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है? यहाँ को सही उत्तर क्या होगा? दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं ना, जो ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, कर्नाटक। अगला कह रहा है निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरे बनाती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर फॉर्म एन एस्चुरे? तो एस्चुरे बनाती हैं जो ईस्टर्न साइड पर बहती नदियाँ। गोदावरी, कावेरी, महानदी ये सभी इधर साइड बहती हैं। ताप्ती नदी जो है ये एस्चुरे बनाती है, डेल्टा नहीं। अगला है द रिवर ऑफ साउथ इंडिया मेनली है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न? दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवहन तंत्र बनाती हैं? ये जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ये कौन सा अपवहन तंत्र बनाती हैं? रेडियल, इंटरमिटेंट, डेंड्रिटिक या ट्रेलिस पैटर्न? और यहाँ पे मैं आपको रोकना भी चाहूँगा प्लीज़, पैटर्न जो है ड्रेनेज पैटर्न, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए, है ना। पैरेलल नदियाँ, समकोण पे मिलने वाली, ये सब एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाने लग गया है। तो फिलहाल दक्षिण भारत की कौन सी, मतलब किस तरह की बनाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डेंड्रिटिक पैटर्न। ये कैसा होता है डेंड्रिटिक पैटर्न भाई? बट ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलती है, जो अपस्ट्रीम होती है इसकी, है ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। और ट्रेलिस पैटर्न क्या होता है? इसमें क्या होता है, नदियाँ जो है राइट एंगल पे जोड़ती हैं, 90 डिग्री पे आके ज्वाइन करती हैं, तो उसको ट्रेलिस पैटर्न बोला जाता है। ठीक है। अब रेडियल में क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं ना वो ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, आउटवर्ड, तो उसको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोल देते हैं, आर्य तंत्र। ठीक है, खंडित नाम से ही है, जो खंड खंड में अलग अलग दिखती है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र इनमें से किसका होगा? नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा में? तो गोदावरी का यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब कैचमेंट एरिया। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र जो सबसे बड़ा होगा किसका होगा? गोदावरी का। अगला हगरी रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ? हगरी किसकी सहायक नदी है भाई? हगरी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की है। हगरी सहायक नदी किसकी है? तुंगभद्रा की। और वहाँ तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा कहाँ से निकलती है? कर्नाटक ही से ओरिजिनेट होती है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ सोन रिवर? सोन नदी का सोर्स क्या है ये बताना है आपको। तो सोन नदी जो है अमरकंटक के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, शहडोल जिले में अमरकंटक से। चलिए अगला देख लेते हैं। 261 क्या कह रहे हैं? निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम दामोदर रिवर? तो सरहिंद, एडॉन, बिस्ट दोआब या ईस्टर्न ग्रे कैनल? तो किसको निकाला है हमने? ये इसको निकाला है एडॉन कैनल को। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक है भाई? हुगली की सहायक नदी है दामोदर रिवर। किसकी है? हुगली की सहायक नदी है। दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद डैम, शारदा बैराज, राजघाट डैम? तो बहुत ही आसान है, राजघाट डैम बना हुआ है बेतवा नदी पे, है ना, बेतवा नदी पे। यूपीएमपी का ये जॉइंट वेंचर था एक तरह से। लवकुश बैराज तो यही है भैया जहाँ मैं रहता हूँ, गंगा बैराज जिसको हम लोग बोलते हैं, कानपुर में गंगा बैराज। रिहंद डैम रिहंद नदी पे बनेगा। और शारदा बैराज शारदा नदी पे है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ पे भैया? बिहार, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश। तो महात्मा गांधी सेतु जो है ये पड़ेगा आपका बिहार में। कहाँ पे है? बिहार में। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है, आपको पता है भाई, क्योंकि ये जो रकास ताल है ना, रकास ताल तिब्बत में है ना, मानसरोवर लेक के पास, वहाँ से निकलती है ये सतलज। तो देखिए, और चिनाब और रावी के सोर्स की बात करें लगभग सेम ही है। 12 लचला पास, ब्यास हो गया आपका, रोहतांग पास। ठीक है, चलिए अब ये रिवर है और ट्रिब्यूटरी है, इसमें से आपको मैचिंग करनी है कौन सी सही मैच कर रही है। दोस्तों अब फिर ये गंगा नदी है और ये उसकी ट्रिब्यूटरी है। लाइट चली गई है फिर से, तो फ़ैन चल रहा है, चलाऊँगा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, गर्मी बहुत है। फ़ैन बंद करूँगा तो गर्मी लगेगी, ऐसे चलेगा नहीं, लाइट गई। दोस्तों आपको यहीं रोकते हैं, आज का वीडियो
ठीक है, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं है, नया पोल्स लग रहे हैं ना, तो लाइट बहुत कट रही है। इसके आगे से का जो है हम लोग कल से कंटिन्यू करते हैं। और अभी जब लाइट आएगी ना, तो मैं अभी आपको साइंस के MCQ शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। साइंस के PYQ जो है एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ 1200-1300 PYQ करा देता हूँ। और साइंस के UPPSC के तो PYQ कराऊंगा ही, बिहार के भी कराऊँ, क्योंकि साइंस बिहार में 30 सवाल पूछे जाते हैं काफ़ी अच्छे लेवल के, उससे भी आने के चांस काफ़ी रहते हैं। तो ये 2 चीज़ें साइंस के रिवीजन के लिए इनफ रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।